हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री करनी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं प्रताप सिंह, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर, एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। ठीक है, और आज हम टॉपिक लेंगे कक्षा 12 का। ठीक है, पाठ 5 का है 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में भारत की राजनैतिक स्थिति के बारे में वर्णन करना है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति। ये कक्षा 12 का टॉपिक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, कक्षा 12 का टॉपिक है और पाठ कौन सा है? 5 है। पाठ 5 कक्षा 12 का टॉपिक है 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में। अब देखिए, राजनीतिक स्थिति आती है तो हम किसके बारे में वर्णन करेंगे? भाई आप पढ़ते हैं कि राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ठीक है ना। तो ये कई स्थितियां हैं, कई क्षेत्र हैं। तो राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में हम किसके बारे में वर्णन करते हैं? सामाजिक स्थिति में अगर हम वर्णन करने का बात करें तो हम लोगों के रहन सहन, खान पान, जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करेंगे। अगर हमें आर्थिक व्यवस्था के बारे में पूछे तो हम आर्थिक व्यवस्था में किसके बारे में वर्णन करेंगे? तो हम वहां पे व्यापार के बारे में वर्णन करेंगे, करों के बारे में, कृषि के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करेंगे। और यदि हमसे पूछा जाए कि हमें राजनीतिक स्थिति के बारे में वर्णन करना है, और जब राजनीति शब्द आ जाता है तो हमको क्या करना है? तो राजाओं के बारे में वर्णन करना है और राज्यों के बारे में, राजाओं के बारे में और राज्यों के बारे में वर्णन करना है। इन दो चीजों के बारे में, कौन कौन से प्रमुख राज्य थे और उनके राजा या उनकी विशेषताओं के बारे में हमको प्रमुख रूप से बताना है, याद रखना। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिति में हम किसके बारे में वर्णन करेंगे? राज्यों के बारे में। 18वीं शताब्दी में प्रमुख कौन कौन से राज्य थे और उनके कौन कौन से राजा हुए, उनके बारे में हम वर्णन करेंगे। ठीक है, तो राज्यों के बारे में, उनके राजाओं के बारे में, वो भी महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। ठीक है, अब आपको बता दें कि देखिए, भारत की राजनीतिक स्थिति 18वीं शताब्दी में कैसी थी? थोड़ी विघटनकारी थी। कैसी थी? विघटनकारी थी, क्योंकि 1707 ईस्वी में, विघटनकारी यानी कि टूटती हुई, क्योंकि 1707 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और जो मुगलों ने भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक कर रखा था, यानी कि संपूर्ण भारत पर मुगलों का अधिकार था, यानी कि एक ही शक्ति थी राजनीतिक जिस संपूर्ण भारत पर शासन कर रही थी। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में सभी छोटे छोटे राज्यों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, यानी कि अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। ठीक है, तो ये कैसी थी? थोड़ी विघटनकारी थी। तो अब शुरुआत करते हैं, धीमे धीमे देखते हैं आगे क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम वर्णन करें तो मुगलों के बारे में ही वर्णन करते हैं। सबसे पहले अगर हम वर्णन करें तो किसके बारे में? मुगलों के बारे में ही वर्णन करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब, अकबर से लेकर औरंगजेब के समय तक, देखिए अकबर कब शासन पे बैठा था? 1556 ईस्वी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी। यानी कि इतने टाइम तक भारत राजनीतिक दृष्टि से एक था। ठीक है ना, यानी कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था, यानी कि संपूर्ण भारत पे एक शक्ति का शासन था। लेकिन अब 1707 ईस्वी के बाद में स्थितियां बदल गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लग गया। क्यों हुआ? छोटे छोटे औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि औरंगजेब के बाद में मुगल शासक योग्य नहीं थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जो शासक आए, जो मुगल शासक आए, वो योग्य नहीं थे। भाई अकबर योग्य था, जिसने मुगल साम्राज्य को विश्व का सर्वाधिक ताकतवर साम्राज्य बनाया। अकबर योग्य था तो उसने मुगल साम्राज्य को विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे ताकतवर साम्राज्य बनाया। अकबर अपने समय का, यानी कि 1556 से 1605 ईस्वी तक का जो टाइम है, अकबर अपने समय का विश्व का सबसे ताकतवर और सबसे धनी शासक था। यानी कि सबसे ताकतवर था और सबसे पैसे वाला शासक था अकबर अपने समय में, संपूर्ण विश्व का, याद रखिएगा। उसके बाद जहांगीर आता है, उसने अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा।
फिर आता है शाहजहां, जिसने अहमदनगर को जीतकर अपने साम्राज्य को और बड़ा किया। फिर आता है औरंगजेब, जिसने बीजापुर गोलकुंडा को जीत करके उस साम्राज्य को और बड़ा किया। लेकिन औरंगजेब के बाद में ऐसा कोई शासक नहीं आया जो साम्राज्य विस्तार कर सकता था या फिर जो साम्राज्य मिला हुआ था उसको सुरक्षित रख सकता था। ठीक है, कोई भी साम्राज्य हो उसके पतन में एक महत्वपूर्ण कारण जरूर होता है, अयोग्य उत्तराधिकारी। कहते हैं ना, तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, तो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। शासन संभालना, शासन मिलना आसान है, उससे चलाना बहुत मुश्किल होता है भाई साहब, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो मुगल दरबार कई गुटों में विभाजित हो गया था भाई। जब तक मुगल शासक ताकतवर थे तो दरबार की जो गुटबाजी थी वो कोई मायने नहीं रखती थी। जब तक मुगल शासक ताकतवर थे तब तक दरबार की कोई भी गुटबाजी मायने नहीं रखती थी, और जब शासक अयोग्य हो जाता है तो जो गुट बने हुए होते हैं वो अपनी मोनोपोली चलाने लगते हैं, अपने निर्णय चलाने लगते हैं कि भाई इस गुट का शासक पर दबदबा है, या इस गुट, जो भी गुट है, जैसे 4 गुट थे, एक गुट के सहयोग से अगर राजा शासक बना है, ठीक है, कोई व्यक्ति शासक बना तो वो उस गुट की बात मानेगा, तो दूसरे गुट क्या करेंगे कि उस बात को काटने की कोशिश करेंगे, उस गुट को खत्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने गुट के बंदे को राजा बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो दरबार का माहौल होता है वो कैसा हो जाता है, एक दूसरे की टांग खींचने वाला, षड्यंत्रकारी हो जाता है। फिर वो साम्राज्य विस्तार या साम्राज्य की सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं देता, वो पहले अपने हितों के बारे में सोचते हैं कि भाई उस गुट का दबदबा है तो उसको समाप्त करो, हमारा दबदबा होना चाहिए, हमारे पक्ष का राजा होना चाहिए। तो ये फिर क्या है कि आपसी लड़ाई में बिजी हो जाते हैं, और विदेश नीति और अन्य नीतियां फिर महत्वहीन हो जाती है। क्या हो जाती है? महत्वहीन हो जाती है। तो औरंगजेब के समय तक जो भी दरबारी थे तो उनको तो केवल राजा का कहना मानना पड़ता था। राजा ने हुक्म दे दिया आपको ये करना है तो वो करना पड़ता था, क्योंकि योग्य शासक थे, ताकतवर थे। यदि नहीं मानेंगे तो शासक क्या करेगा? दंड देगा। ठीक है, क्या करेगा? शासक दंड देगा। अब जो मुगल शासक औरंगजेब के बाद में हुए वो इन गुटों के सहयोग से ही बने थे, तो गुट उनका कहना माने या नहीं माने तो राजा कुछ कर नहीं सकता था। राजा को ना चाहते हुए भी उनका कहना मानना पड़ता था, या फिर उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ता था। तो मुगल दरबार में उस समय कई गुट थे, प्रमुख रूप से 4 गुट थे। कितने थे? एक था तुरानी गुट। यह किन लोगों का था? जो लोग मध्य एशिया से आए थे, ठीक है ना, तो उन लोगों के गुट को तुरानी गुट कहा जाता था। जो लोग मध्य एशिया से आए थे उनके गुट को तुरानी गुट कहा जाता था। जो लोग ईरान से आए थे, ठीक है ना, ईरानी गुट, ठीक है ना, एक तुरानी ईरानी, ये ईरान के थे, और ईरान का प्राचीन नाम क्या है? पर्शिया। क्या है ईरान का प्राचीन नाम? पर्शिया है। अफगानी, ये अफगानिस्तान के थे, और हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तान के जो मुस्लिम लोग थे वो हिंदुस्तानी गुट के थे। और ये सभी लोग दरबार में अपना दबदबा और सुल्तान बादशाह पर अपना दबाव कायम करने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए संघर्षरत रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, तो इससे जो मुगल दरबार था वो षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। क्या बन गया? षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था। साम्राज्य विस्तार की तरफ, साम्राज्य की सुरक्षा की तरफ, या फिर अन्य किसी सुधार की तरफ ध्यान नहीं था। हमारा ध्यान किस तरफ है? केवल इनका कि भाई शासक हमारा होना चाहिए, वो हमारा कहना माने, दरबार में हमारी वाहवाही होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम चीजें बाद में देखेंगे। अब एक गुट कभी हावी होता तो दूसरा गुट उसकी टांग खींचता, वो हावी होता तो तीसरा उसकी टांग खींचता। ठीक है, इस करके मुगल साम्राज्य क्या हो गया? कमजोर हो गया। इन्होंने बाहरी तरफ या साम्राज्य की सुरक्षा की तरफ, सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। फिर आक्रमण होता है आपके देश, जैसे कई मुगल शासकों के नाम बताऊं। देखिए, बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है औरंगजेब के बाद में। किसके बाद में? औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह प्रथम बनता है। उसके बाद में बनता है जहांदार शाह, फिर बनता है फर्रुखशियर, और फिर बनता है मोहम्मद शाह रंगीला, जो महत्वपूर्ण होता है, मोहम्मद शाह रंगीला। अब ये बहादुर शाह इतना योग्य नहीं था, लेकिन इनकी अपेक्षा, आगे जो मुगल, इनकी अपेक्षा ठीक थी। ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में
कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। तो याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम ऐसा बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। अंतिम मुगल बादशाह जानदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुख शेर घृणित कार्य कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला, जो ये रंगीन मिजाज का था, इसको दरबार से, काम से या फिर किसी से कोई लेना देना नहीं था, ये तो अपनी मौज मस्ती में लगा रहता था, रंगीन मिजाज का था, ठीक है, और रंग रलिया में व्यस्त रहता था, इसीलिए इसको सब टाइटल दे दिया गया रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। और इसी के समय एक घटना घटित हुई, आपको बता दें 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण किया गया था। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को, नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। और इसने भारत पे आक्रमण किया 1739 ईस्वी में और भारत से खूब सारा धन लेके गया। कहते हैं कि ये भारत से इतना सारा धन लेके गया था कि उसने अपने साम्राज्य में 3 साल तक जनता से कोई टैक्स नहीं लिया। अपने साम्राज्य में 3 साल तक जनता से कोई टैक्स नहीं लिया, इतना धन लेके गया। कोई भी भारतीय शासक ऐसा नहीं था जो नादिर शाह का मुकाबला कर सके, ठीक है। और ये जो चीज लेके गया, इनमें 2 चीजें थी। एक प्रमुख चीज थी तख्ते ताउस, तख्ते ताउस, या फिर अपन बोल सकते हैं मयूर सिंहासन। और इसी में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। याद रखिएगा, क्या लगा हुआ था? कोहिनूर हीरा इसमें लगा हुआ था। ये अपने साथ ले गया था, ठीक है। और उसके बाद में आक्रमण होते हैं अहमद शाह अब्दाली के। 1761 ईस्वी में किसके आक्रमण होते हैं? अहमद शाह अब्दाली। तो इन दोनों आक्रमणकारियों ने मुगल साम्राज्य की जो बची कुची शक्ति थी उसे समाप्त कर दिया था। याद रखिएगा, जो बची कुची इज्जत थी उसको भी समाप्त कर दिया, यानी कि जो मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था, तो इन दोनों के आक्रमणों ने उन दोनों को धक्का ही दिया कि चलो जल्दी जाओ, क्या करो, जल्दी जाओ। याद रखिएगा, ठीक है। तो मुगलों की स्थिति कैसी थी कि मुगल साम्राज्य अब 18वीं शताब्दी में पतन की ओर जा रहा था। ऐसा कोई मुगल शासक नहीं हुआ जो अपने इस मुगल साम्राज्य का जो पतन हो रहा है उसे रोक सकता, ठीक है। जो दरबार में षड्यंत्र चल रहा है उसे रोक सकता था, तो ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में, मराठा। मराठा ये महाराष्ट्र के थे मराठा लोग। ये पेशवाओं के अधीन मराठों ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। देखिए, मराठा साम्राज्य की स्थापना वैसे किसने की थी? शिवाजी ने की थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी। और बाद में शिवाजी का भी ये दिक्कत होती है कि शिवाजी तो योग्य थे, उन्होंने मराठा साम्राज्य स्थापित किया, वो भी औरंगजेब के समय में। किसके समय में? औरंगजेब के समय में किया था, ठीक है। और फिर क्या होता है कि भाई शिवाजी के बाद में कोई भी मराठा शासक योग्य नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसके बाद में संभाजी बनते हैं, वो योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कौन आता है कि वो आते हैं आपके राजा राम द्वितीय आते हैं। उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया, लेकिन शिवाजी जितना संघर्ष वो नहीं कर पाए थे। याद रखिएगा, ठीक है। तो वो शिवाजी जितना संघर्ष नहीं कर पाए थे। बाद में जो पेशवा होते हैं, ठीक है ना, जो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री होते हैं, वो मराठा साम्राज्य के शासक बन जाते हैं, यानी कि मराठा प्रशासन को अपने हैंडओवर ले लेते हैं, ठीक है। शिवाजी का जो अष्ट प्रधान होता है, उनमें जो प्रधानमंत्री का पद होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है? जो प्रधानमंत्री का पद होता है उसे ही पेशवा कहा जाता है, उसे ही पेशवा कहा जाता है। अब पेशवा क्या करते हैं? शासक बन जाते हैं। और जब पेशवा शासक बनते हैं, जैसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। और इन्होंने मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहते हैं, इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का क्या कहा जाता है? द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। और फिर पेशवा के बाद में बालाजी आते हैं, बाजीराव आते हैं। इन्होंने भी मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था। इनका टाइम पीरियड होता है 1720 से 1740 ईस्वी तक। 1720 से 1740 ईस्वी तक इनका टाइम होता है। और ये भी मराठा शक्ति को काफी आगे तक पहुंचाते हैं, ठीक। तो काफी विस्तार किया। फिर आते हैं बालाजी बाजीराव। कौन आते हैं? बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड भी रहता है 1740 से 1761 ईस्वी तक। और ये भी मराठा शक्ति को काफी
ताकतवर बनाते हैं, मराठा शक्ति का काफी विस्तार करते हैं। ठीक है, अब इनके टाइम में एक घटना घटित होती है, वो होती है 14 जनवरी 1761 ईस्वी, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। किसके साथ में? अहमद शाह अब्दाली। उस समय कौन होते हैं? बालाजी बाजीराव होते हैं और अहमद शाह अब्दाली के साथ में पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। ठीक है, किसके बीच में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। याद रखिएगा, किसके बीच में लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। और इसमें मराठे पराजित हो जाते हैं और मराठों की शक्ति काफी कुछ नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? इसमें मराठे पराजित हो जाते हैं, उसमें मराठों की शक्ति काफी कुछ पराजित और नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि मराठे अब उतने ताकतवर नहीं रहते और परिणाम क्या निकलता है मराठों की हार का कि भाई अब मराठे ऐसी ताकत नहीं थे कि वो अंग्रेजों को रोक सकते थे। भाई पहले तो ये था कि मराठे ताकतवर हैं और भारत के आगामी शासक होंगे, ठीक है, लेकिन अब ऐसा धारणा नहीं थी। भाई कहा जाता है कि जो पानीपत का तीसरा लड़ा गया उसके बाद में एक कहावत प्रचलित हो गई कि भाई पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पे कौन राज करेगा। बात समझिएगा, पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह निर्णय किया कि कौन राज नहीं करेगा। ठीक है, तो पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पे कौन राज करेगा, बल्कि यह निर्णय किया कि कौन राज नहीं करेगा, और वो थे मराठा राज नहीं करेंगे। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में मराठा शक्ति का क्या हो जाता है? लगभग अंत हो जाता है। ठीक है, और मराठा शक्ति का एक अंत होने का कारण भी कि जो मराठाओं के जो पेशवा होते हैं, जिनके शासन के अंतर्गत मराठे इतने ताकतवर हुए थे, इन पेशवाओं की अचानक मृत्यु होती रहती है। और एक कारण ये भी कह सकते हैं कि मराठाओं का एक कोई निश्चित मोटिव नहीं था। इनका एक ही मोटिव कह सकते हैं कि धन प्राप्त करना। ठीक है, क्या था? धन प्राप्त करना। अब इन्हें जो धन देता वो उसकी तरफ हो जाते। इनका ये नहीं था कि हमें हिंदू राज्य स्थापित करना है या फिर मुगलों को हटाना है। नहीं, मुगलों से धन आ रहा है तो ठीक है आप राजा बने रहो, हमें उससे धन आ रहा है तो ठीक है आप राजा बने रहो। ठीक है, तो इनका एक ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है अवध। क्या आता है? अवध का राज्य आता है। ठीक है, अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान था। अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान था। अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 ईस्वी में इसे अवध का सूबेदार बनाया था। याद रखिएगा, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इसे 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, जो अपने रंगीन मिजाज के लिए जाना जाता था। प्रशासन में कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, राज सिंहासन में या राज्य करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस अपनी मौज मस्ती में दिलचस्पी थी। ठीक है, लेकिन 1728 ईस्वी में इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसने अपने आप को क्या कर दिया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और बाद में, ठीक है ना, 1739 ईस्वी में सादत खान ने नादिर शाह के भय से आत्महत्या कर ली थी। याद रखिएगा, नादिर शाह के भय से आत्महत्या कर ली थी। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी आती है कि भाई नादिर शाह आया था तो इसने आत्महत्या क्यों की। ठीक है, भाई नादिर शाह ने तो दिल्ली पे आक्रमण किया था। अब देखिए, जब नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया, ठीक है, तो सादत खान, ठीक है, अपना दिल्ली दरबार में वर्चस्व कायम करना चाहता था। लेकिन उस समय दिल्ली दरबार में निजाम उल मुल्क का दबदबा था कि भाई दरबार में किसका चलती है? दरबार में किसकी चलती है? निजाम उल मुल्क की चलती है। किसकी चलती है? निजाम उल मुल्क की चलती है। याद रखिएगा, किसकी चलती है? निजाम उल मुल्क की चलती है। ठीक है, और निजाम उल मुल्क ने ही, आपको पता होगा, सादत खान इससे नादिर शाह से जो युद्ध हुआ था मुगलों की सेना का, तो उस मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? निजाम उल मुल्क ने किया था। किसने किया था? निजाम उल मुल्क ने। और युद्ध लड़ा गया था आपके 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए कि नादिर शाह भारत पर आया, शुरुआत तो पंजाब पे आक्रमण होती तो आया था। तो सादत खान ये चाहता था कि भाई नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करेगा, दिल्ली के लोगों को हटा देगा और मैं फिर नादिर शाह के संपर्क में आऊंगा और नादिर शाह मुझे एक अच्छा पद देगा दिल्ली दरबार में। ठीक है,
तो इसने क्या कहा नादिर शाह को कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, सादत खान ने कहा। यानी कि नादिर शाह को दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए बुला रहा है कौन? नादिर शाह। ये कौन है? अवध का शासक। ठीक है, तो नादिर शाह को सादत खान ने दिल्ली पर आक्रमण करने का बोला और कहा कि आप दिल्ली पे आक्रमण करो और आपको 20 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? 20 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त होगी। आप आक्रमण करो, बस दिल्ली पर आ जाओ, आप दिल्ली के सब लोगों को हटा दो और मुझे बना दो दिल्ली का शासक, आपको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। बस सोचा तो ये था कि भाई ये सबको हटा देगा और फिर मैं बन जाऊंगा, क्योंकि 20 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे तो खुश हो जाएगा। अब नादिर शाह ने इसका कहना मान लिया, दिल्ली पे आक्रमण किया, लेकिन नादिर शाह को 20 करोड़ रुपए नहीं मिले। भाई सादत खान को उम्मीद था कि वह दिल्ली पे आक्रमण करेगा, इतनी रकम तो मिल ही जाएगी। लेकिन अब दिल्ली दिवालिया हुई हुई थी। क्यों? क्योंकि योग्य मुगल शासक थे नहीं, दिल्ली का तो क्या दिवाला निकला हुआ था और नादिर शाह को 20 करोड़ रुपए मिले नहीं। तो नादिर शाह ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया सादत खान को, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया सादत खान को कि आप जल्दी से आ जाइए दिल्ली और 20 करोड़ रुपए का चेक लेते हुए आना। क्या लेते आना? 20 करोड़ रुपए का चेक लेके आना, या फिर कैश हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो 20 करोड़ का चेक या फिर कैश, जो भी हो आपके पास में हीरे जवाहरात, वो आप लेके आना। अब सादत खान की बीपी ऊपर नीचे होने लगी, टेंशन के मारे शुगर हो गई उसको। क्या हो गई? शुगर हो गई। अब सादत खान के यार इसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, इसको 20 करोड़ रुपए नहीं मिले। अब ये 20 करोड़ की जो घंटी है ये तो इसने मेरे गले में डाल दी और मेरे पास तो कुछ फूटी कोड़ी नहीं। 20 करोड़ छोड़ के मेरे पास तो 10 करोड़ भी नहीं। ठीक है, हमको तो ऊपर से ठोके, हम तो नीचे बोले, ऐसी हालत है। तब सादत खान ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया कि भाई मैं नादिर शाह के पास में जाऊंगा तो नादिर शाह मुझे क्या कि बहुत बुरी मौत मारेगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही आत्महत्या कर लेता हूँ। डिप्रेशन में आ गया कि कोई किसी ने सांत्वना दी नहीं, तो और उसने सादत खान ने इस वजह से आत्महत्या कर ली। नादिर शाह ने 20 करोड़ का, आज के टाइम में अगर नादिर शाह होता तो उसमें मानहानि का दावा लग जाता और किसी को मर्डर की आत्महत्या के लिए उकसाने का केस भी लग जाता। लेकिन उस समय के नियम अलग थे, आज के नियम अलग हैं। ठीक है, आज आपने किसी को पैसा दे दिया, मांग नहीं सकते भाई, कल को उसने कुछ कर लिया तो आप फंस गए। भले एक तो पैसा दे दिया आपने, ऊपर से जेल और जाओ। तो सादत खान ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। फिर सादत खान का पुत्र होता सफदरजंग, फिर वो क्या करता है कि नादिर शाह को 2 करोड़ रुपए देके मामला रफा दफा कर देता है कि भाई मेरे पापा तो ऐसे ही थे, बड़ बोले थे, मुंह से कुछ ही बोल दिया, हकीकत का पता नहीं, भाई मेरे पास तो ये है, आप जो करना चाहो तो कर सकते हो। तो नादिर शाह 2 करोड़ रुपए लेके चला गया। ठीक है, सादत खान के बाद में अभी मैंने बताया सफदरजंग बनाता और उसके बाद में सुजाउद्दौला शासक बनाता 1700। ठीक है ना, सुजाउद्दौला शासक बनाता सफदरजंग के बाद में। और सुजाउद्दौला के समय की प्रमुख घटना क्या है? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। सुजाउद्दौला के समय की प्रमुख घटना क्या है कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर जिसने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया था, याद रखिएगा। और इस युद्ध में यह भी शामिल था, ठीक है, आपको बता दूं कि बक्सर का युद्ध भारत की 3 शक्तियों अवध नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल नवाब मीर कासिम और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ थे। बंगाल नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। अंग्रेजों ने भारत की 3 शक्तियों को एक साथ पराजित कर दिया था और भारत पे अपना वर्चस्व कायम कर लिया था, दबदबा कायम कर लिया था। और इस युद्ध के बाद में अवध अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया था और फिर बाद में इसको हड़प लिया गया था 1856 ईस्वी कुशासन के आधार पर। तो 1764 में युद्ध हुआ था, 1765 में संधि हुई थी और 1765 से लेकर 1856 ईस्वी तक अवध अंग्रेजों के संरक्षण में रहा था। ठीक है, तो ये है अवध का इतिहास। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बंगाल। आगे क्या आता है? बंगाल आता है।
बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना। मुर्शिद कुली खान का नवासा था, क्या था? नाती। मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं दोइता। क्या था? नवासी, नाती या फिर दोइता था सिराजुद्दौला। ये 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। और इसके समय की प्रमुख घटना क्या है आपके? 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है ना। तो जून 1757 प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। सिराजुद्दौला था एक तरफ और दूसरी तरफ था अंग्रेज। और अंग्रेजी सेना की कमान किसके हाथ में थी? रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में थी। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, बंगाल में दोहरा शासन इसी ने चलाया था। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव। और 1765 ईस्वी में यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद में जो मुगल शासक और अवध के शासक के साथ में जो संधियां की गई थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। इलाहाबाद की संधियां की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला के जो साथी थे मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ये सभी रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए थे, यानी कि अंग्रेजों से मिले हुए थे। और युद्ध के मैदान में इन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। युद्ध के मैदान में इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ में क्या कर दिया था? धोखा कर दिया था। क्या कर दिया था? धोखा कर दिया था। ठीक है ना। तो इसमें धोखा देने वालों में प्रमुख कौन था? मीर जाफर था। धोखा देने वालों में प्रमुख कौन था? मीर जाफर। और यह तय किया गया कि मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बनेगा। क्या बनेगा? नया नवाब बनेगा। और सिराजुद्दौला के बाद में प्लासी का युद्ध लड़ा गया जिसमें सिराजुद्दौला हार गया और उसे मार दिया गया। और उसके बाद में कौन बना? मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। और मीर जाफर को भी अंग्रेजों ने हटा दिया है क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों को धन देने से मना कर दिया था। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने को खूब धन दिया मीर जाफर ने, यहाँ तक कि मीर जाफर को अपने सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़े अंग्रेजों की मांग को पूरा करने के लिए। और जब इसने हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरे पास कुछ नहीं है भाई बेचने के लिए भी, तब इसको हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। किससे बना दिया था? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। और मीर कासिम क्या है कि मीर जाफर की अपेक्षा तेज तर्रार था और इसने अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होने का प्रयास किया था। ठीक है। तो इसको लेकर भी फिर अंग्रेजों में मीर कासिम में संघर्ष होता है और आगे चल के किसकी पृष्ठभूमि बनती है? 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है। और बक्सर का युद्ध मैंने अभी बताया कि भारत की 3 शक्तियों बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों ने गुट बनाया कि हम अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे, मार देंगे, सबको खदेड़ देंगे भारत से। लेकिन तीनों के तीनों हार गए। एक साथ लड़े लेकिन एक साथ हारे। एक साथ लड़ने का फायदा ये होता है कि एक साथ हारेंगे, ऐसा नहीं कि वो जीत गया हम हार गए। ठीक है। तो तीनों हार गए। मीर कासिम तो भाग गया था लेकिन अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ में 1765 ईस्वी में, कब? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की गई थी। कौन सी संधि की गई थी? इलाहाबाद की। इलाहाबाद की संधि की गई थी। याद रखिएगा, किसकी संधि की गई थी? इलाहाबाद की संधि की गई थी। और बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो चुकी थी 18वीं शताब्दी में, यानी कि बंगाल का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया था और बंगाल में किसकी स्थापना हो गई थी? ब्रिटिश राज्य की स्थापना हो चुकी थी। हालांकि अंग्रेजों ने यहाँ पे द्वैध शासन लागू किया था। याद रखिएगा, क्या था? द्वैध शासन। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा क्या है ये द्वैध शासन। ये रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। द्वैध शासन यह था कि दोहरा शासन, भारत में जो शासन चलेगा वो भारतीय शासकों के नाम से ही चलेगा। यानी कि दिखाने के लिए कौन है? भारतीय शासक राज कर रहे हैं, लेकिन भारतीय शासक क्या है? केवल एक कठपुतली है जिनको ऊपर से कौन नचा रहा है? अंग्रेज नचा रहे हैं। यानी कि प्रशासन चलाने का सारा उत्तरदायित्व किसका है? भारतीय शासकों का।
लेकिन जिम्मेदारी भारतीय शासकों की है, लेकिन जो भी मुनाफा है, जो भी प्रॉफिट है, वो किसका है? वो अंग्रेजों का है। यानी कि अंग्रेजों के पास में कोई जवाबदारी नहीं थी। यानी कि जवाबदारी कौन है भाई? जो शासन चला रहा है, जिसके नाम से शासन चल रहा है, उसकी जवाबदारी है। ठीक है, ठीक है। सारा काम चलाने का उत्तरदायित्व किसका? भारतीय शासकों का। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो नाम किसका खराब होगा? भारतीय शासकों का। ठीक है, लेकिन जितना भी मुनाफा आ रहा है, जितनी भी कमाई हो रही है, और शासन वास्तविक रूप से कौन चला रहा है? ये अंग्रेज चला रहे हैं। ठीक है, तो ये था द्वैध शासन। ठीक है, तो बंगाल में 18वीं शताब्दी में बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर आता है जाट राज्य। क्या आता है? जाट राज्य। देखिए, जाट दिल्ली व उसके आसपास के रहने वाले क्षेत्रों में रहते थे, किसान थे मोटे तौर पे। क्या थे? दिल्ली और उसके आसपास मथुरा, दिल्ली आसपास मथुरा जो हरियाणा का क्षेत्र है, वहां पे जाट बाहुल्य क्षेत्र है। और प्रमुख रूप से क्या काम है? खेती बाड़ी का काम है। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। यानी कि इनका विद्रोह तो पहले से चला आ रहा है। औरंगजेब की तो 1707 में मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने तो औरंगजेब के समय से ही विद्रोह कर दिया था। और औरंगजेब की भाई नीतियां कौन सी थी? उसकी प्रमुख रूप से धार्मिक नीति, क्योंकि धार्मिक रूप से कट्टर था। उसने जजिया लगा दिया, बहुत से मंदिरों को तोड़ दिया। ठीक है, बहुत से लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। तो उसकी धार्मिक नीतियों के विरोध में जाटों ने विद्रोह कर दिया था। सर्वप्रथम विद्रोह किसने किया था? जाट। सर्वप्रथम विद्रोह जाट नेता गोकुल ने किया था। कब? 1669 में, 1669 में किया था। फिर 1686 ईस्वी में जाटों का विद्रोह होता है, राजा राम के नेतृत्व में हुआ। 1686 ईस्वी में जाटों का विद्रोह राजा राम के नेतृत्व में हुआ। राजा राम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को तहस नहस कर दिया। कहते हैं कि भाई ये औरंगजेब की नीतियों से खुश नहीं थे, तो राजा राम ने कि भाई पहले गोकुल ने किया, गोकुल को मार दिया गया, बाद में कौन बनता है? राजा राम। और राजा राम ने क्या करा कि गया, आगरा के पास में जगह है का सिकंदरा, ये सिकंदर लोदी ने बसाया था, सिकंदरा गांव। ठीक है ना, ये आगरा के पास में है। और उन्होंने क्या किया? गए अकबर के मकबरे जो है पूरा, तो ऊपर से जो भी इमारतें बनी हुई सब तोड़ दिया। और फिर क्या करा? अकबर की कब्र को खोदा कि खोदो इसको, और जो भी अस्थि पंजर निकले, हड्डियां बड्डियां निकली, और उनको क्या कर दिया गया? जला दिया कि अब कर ले, क्या करना है तेरे को। तो हमारे खिलाफ हमको तू डरा रहा है, धमका रहा है, हमें मार रहा है, इसलिए हमने ये विद्रोह किया। ठीक है, तो जाटों का विद्रोह बहुत जोरदार हुआ था। ठीक है, फिर आता है 1700 ईस्वी में चूड़ामन नेक्स्ट भरतपुर में राजा, ये जाटों का राजा हुआ, भरतपुर राज्य की नींव डाली। इसके बाद में बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला था। देखिए, पहले गोकुल आया, फिर राजा राम आया, फिर चूड़ामन आया, और फिर बदन सिंह आया। अहमद शाह ने इसे राजा की पदवी दी थी। याद रखिएगा, बदन सिंह को राजा की पदवी किसने दी थी? अहमद शाह ने दी थी। 1756 ईस्वी में सूरजमल जाटों का राजा बना। 1756 ईस्वी में सूरजमल जाटों का राजा बना। ठीक है, और 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। याद करने का तरीका तो 1 साल पहले ही बना था सूरजमल जाटों का राजा। ठीक है, सूरजमल ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना के लिए खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री की व्यवस्था की थी। और उत्तर भारत के किसी भी शासक ने मराठों का सहयोग नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वे सभी मराठों की लूट मार की नीति से परेशान थे। उनकी जो धन की मांग थी उससे परेशान थे। मराठे कहने को तो भाई हिंदू राज्य स्थापित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिंदू राज्यों को भी नहीं छोड़ा हुआ था अपनी लूट मार की नीति से, तो हिंदू राज्य क्यों सपोर्ट करेंगे? ठीक है, अन्य सामग्री की व्यवस्था की थी। ये एक ही मात्र उत्तर भारत का राजा था जिसने मराठों का सपोर्ट किया था। महाराजा सूरजमल वीर साहसी कुशाग्र है, ये वीर साहसी कुशाग्र बुद्धिमान और जाट राज्य का सर्वाधिक योग्य शासक था। बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता के कारण इसे जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। राजनीतिक कुशलता और के कारण इन्हें क्या कहा था? जाट जाति का प्लेटो या जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। जाटों का अफलातून भी
कहा जाता है, इसे जाट सूरजमल को। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फिर आगे आता है राजपूत राज्य। ठीक है, उस समय भारत में दो प्रमुख राजपूत राज्य थे, विशेषकर उत्तर भारत में, और वो कौन थे आपके, एक तो था मारवाड़ और एक था ये आपके आमेर। कौन था, एक तो मारवाड़ और एक था आमेर, जयपुर। ठीक है, मुगलों की केंद्रीय शक्ति कमजोर होने के बाद राजपूतों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया। मुगलों की केंद्रीय शक्ति कमजोर होने के बाद राजपूतों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया। अजीत सिंह ने पूरे मारवाड़ पे अधिकार कर लिया था। अजीत सिंह मारवाड़ का राजा था और उसने पूरे मारवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया था। ये वही अजीत सिंह था, याद रखिएगा। ठीक है ना। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य आमेर था। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य आमेर था। इसके शासक सवाई जय सिंह थे और ये 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठतम राजपूत शासक थे। इन्होंने सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, कई सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया था। इन्हें सवाई की उपाधि मुगल शासक फर्रुख शेर से प्राप्त हुई थी। जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी 1722 में, और इन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, ठीक है ना, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा में खगोल पर्यवेक्षण शालाएं बनाई थी। खगोल पर्यवेक्षण शालाएं बनाई थी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जंतर मंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतर मंतर कहते हैं। खगोल के काफी विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है ना, और इन्होंने खगोल नक्षत्रों के ज्ञान के लिए वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई थी। वो आज भी हैं, पुराने जमाने के हिसाब से सटीक जानकारी देती है समय का, नक्षत्रों के बारे में। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है रोहेलखंड। क्या आता है, रोहेलखंड। यह राज्य गंगा तट से कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। यह राज्य गंगा तट से कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी क्या थी, आंदला बरेली। इसकी राजधानी की थी आंदला बरेली। अली मोहम्मद खान ने नादिर शाह के आक्रमण के बाद फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो अली मोहम्मद खान ने नादिर शाह के आक्रमण के बाद फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्य की यहाँ पर स्थापना की थी। तो ये थे भारत के प्रमुख राज्य जो थे 18वीं शताब्दी में। इनके राजाओं के बारे में हमने पढ़ा। तो भारत क्या हो गया कि वापस राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। क्या बट गया था, वापस राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, जिन्हें पहले मुगलों ने, देखिए ये एक परंपरा चली आ रही है भाई। पहले मौर्य शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक किया। जब तक मौर्य शासक ताकतवर थे तब तक पूरा भारत एक था। फिर मौर्यों का पतन हुआ तो भारत क्या हो गया, वापस खंड खंड हो गया और भारत पे विदेशियों ने आक्रमण किया। ये एक बात समझना, ठीक है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य का क्या मकसद था, अखंड भारत का निर्माण जो उन्होंने किया था कि कोई भी विदेशी भारत पे आक्रमण करता है, कोई भी विदेशी भारत पे आक्रमण करता है, तो अगर संपूर्ण भारत राजनीतिक दृष्टि से एक है तो वो उसका मुकाबला कर सकता है। तो चाणक्य ने सिकंदर का सामना करने के लिए संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक किया था। ठीक है, तो मौर्यों के पतन के बाद में जब साम्राज्य वापस भारत की राजनीतिक अखंडता टूटी तो विदेशी आए, यवन आए, शक आए, कुषाण आए। फिर आगे चल के समुद्रगुप्त जो गुप्त शासक हुआ, उसने भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक किया। क्या किया, भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक किया था। ठीक है, और गुप्तों के पतन के बाद में कौन आए, हूण आए, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया क्योंकि भारतीय राजनीतिक अखंडता वापस खंड खंड हो गई थी। फिर आगे चल के राजपूत राजा हुए, और जब राजपूत राजा भी आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, और अपनी शक्ति को कमजोर कर रहे थे, तब कौन आए, अरब लोग आए। कौन आए, अरब लोग आए। फिर आपके आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी या सल्तनत काल में भी अखंड भारत का निर्माण हुआ था और वो लंबे समय तक चला नहीं। फिर बाबर आया विदेशी भारत में, और फिर बाबर ने भारत में राजनीतिक आगे चल के बाबर के उत्तराधिकारी और उसके उत्तराधिकारी यानी कि अकबर ने राजनीतिक अखंडता स्थापित की। और मुगलों के पतन के बाद में वापस कौन आए भारत में, यूरोपियन लोग आए। तो ये चला आ रहा है, इतिहास क्या है कि समय समय पर दोहरा रहा है कि भाई ये पहले अखंड राज्य का निर्माण होता है, ठीक है, फिर वो खंड खंड होता है तो विदेशी लोग आते हैं। भाई जब वो पतन हो जाएगा, कोई भी राज्य अगर बनता है, कोई भी राज्य उत्थान करता है तो उसका पतन भी होना है, ये शाश्वत सत्य है। ठीक है, जैन धर्म में कहावत मिलती है कि उत्त सर्पणी वित्त सर्पणी, जो उठता है वो गिरता है।
ठीक है। तो मुगलों ने भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक किया, लेकिन उनका पतन हुआ और उनके पतन के बाद में भारत राजनीतिक दृष्टि से क्या हो गया, खंड खंड हो गया था। ठीक है। और वापस कौन आए, यूरोपियन लोग आए थे। ठीक है। तो ये था 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।